हेलो बच्चों, लेट्स कंटिन्यू विद द फर्स्ट यूनिट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स विच इज द इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर, राइट? सो याद करो, हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। वी डिड सर्टेन बेसिक कंसेप्ट्स विच इंक्लूडेड के इकोनॉमिक्स क्या है, राइट? सो वी डिड व्हाट इज इकोनॉमिक्स, व्हाट इज एन इकोनॉमी, स्कैर्सिटी किया था, वाइटल प्रोसेसेस और द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज वी टॉक्ड अबाउट, राइट, द इम्पोर्टेंट वंस। हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा था, कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट हमने अपने लास्ट क्लास में किए थे। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। सो राइट ऑन द स्क्रीन यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू सेम चैप्टर, द नेक्स्ट टॉपिक विच इज माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे बच्चों ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। यू कैन गेट MCQ एज वेल ऑन दिस, राइट? यू कैन गेट अ डिफरेंस वाला क्वेश्चन एज वेल फॉर अ 3 और 4 मार्क्स। ठीक है, तो इट्स वन और मेनली अ 3 मार्क क्वेश्चन, राइट? तो पहले इसको पढ़ते हैं, फिर इसके डिफरेंस पे आएंगे। आई जस्ट गिव यू द वेरी बेसिक इनिशियली। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये दो पार्ट्स हैं, दो इनको आप इकोनॉमिक थियरीज बोल सकते हो। सो वन डील्स विद माइक्रो इकोनॉमिक, डील्स विद ऑल द इंडिविजुअल स्टडीज, राइट? तो मेरे पास यहाँ पे इंडेक्स नहीं है। अगर आप बुक का इंडेक्स निकाल के देखेंगे, after the introduction, your second unit was consumers equilibrium and demand, right? तो second unit में हम कंज्यूमर के बारे में पढ़ते हैं, वो भी एक इंडिविजुअल हो गया, राइट? ठीक है, तो उसका बिहेवियर, उसकी डिमांड। तीसरे यूनिट में हम प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई के बारे में बात करते हैं, सो वील स्टडी अबाउट अ प्रोड्यूसर। ठीक है, चौथा यूनिट आपका फोर्थ यूनिट, वहां पे आती है आपकी थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन विच इज द वेरी एम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो प्राइस किसी कमोडिटी का कैसे डिटरमिन होता है? थ्रू द टू टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, राइट? तो कंज्यूमर डिमांड करेगा और प्रोड्यूसर सप्लाई करेगा। इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो थ्रू दैट प्रोसेस, अभी मैं उसकी बात नहीं करूंगी यहाँ पे, सो थ्रू दैट प्रोसेस वी डिटर्मिन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, तो प्राइस भी कहाँ डिटर्मिन होता है? दैट इज नथिंग बट मार्केट। ठीक है, तो मार्केट में कंज्यूमर्स हैं, मार्केट में सेलर्स हैं, तो दोनों के थ्रू अ प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी इज डिटरमिन्ड। सो जब हम ये सारी चीजों की बात कर रहे हैं, एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर, एक मार्केट, राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल्स। सो दैट इंडिविजुअल्स की स्टडी इज नथिंग बट योर माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, बिकॉज वर्ड माइक्रो मीन्स स्मॉल, राइट? तो ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है एंड दैट मीन्स स्मॉल, माइक्रोस, राइट? ऑन द कॉन्ट्ररी, जब हम मैक्रो बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा तरीका याद रखने का, हालांकि इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती याद करने में। सो माइक्रो इज आई फॉर इंडिविजुअल, मैक्रो ए फॉर एग्रीगेट। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज लार्ज, मैक्रो इटसेल्फ मींस लार्ज, मैक्रोज ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ठीक है, तो मैक्रो मींस लार्ज। तो जब हम पूरी इकोनॉमी पढ़ें, राइट, सो इफ आई टॉक अबाउट से प्रॉब्लम लाइक अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, ठीक है, या हम इन्फ्लेशन की बात करें, जैसे पेट्रोल प्राइसेस हैव बीन इंक्रीजिंग, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, तो अगर इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में विच इज द जनरल प्राइस लेवल, अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, दैट्स ऑन अ लार्जर स्केल, राइट? या अगर हम कहें पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री हैज बीन इंक्रीजिंग, ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं, जो एग्रीगेट हमारे वेरिएबल्स हैं, ये कहाँ पे हम पढ़ते हैं? दैट इज स्टडीड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, सो विद दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेट अस लुक इनटू डिटेल, राइट? तो यहाँ पे आप एक चीज मार्क करें, देन वील जस्ट डू द डिफरेंसेस। सो माइक्रो word has been derived from the Greek word micros, which means small, right? And macro has been derived from the Greek word macros, which means large. यही चीज मैंने आपको बताई, ठीक है? हालांकि पेपर के हिसाब से उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, सिंस वी आर डीलिंग विद दिस, राइट? नाउ लेट अस कम टू द डिफरेंस। सो यहाँ पे 4 डिफरेंस हम करेंगे, एट मैक्स यू कैन गेट अ 4 मार्क का क्वेश्चन, सो 4 पॉइंट्स फॉर 4 डिफरेंस। ठीक है, 4 मार्क का क्वेश्चन। सो फर्स्ट वन इज ऑलवेज द मीनिंग, ठीक? और यहाँ पे
जैसे आपके सामने एक टेबल की फॉर्म में दिया है, कई बार बच्चे डिफरेंस भी एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिखते हैं। प्लीज डोंट डू दैट, ऑलवेज राइट डिफरेंस वाला आंसर इन टैबुलर फॉर्मेट, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं मीनिंग पे, जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। लेट अस रीड थ्रू दैट। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थियरी which studies the behavior of individual units of an economy। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, अ मार्केट, राइट। तो जब हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं, वी आर डीलिंग विद इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी, राइट, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो ऑन द कॉन्ट्ररी डील्स विद लार्जर और एग्रीगेट यूनिट्स। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है बच्चों? इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थियरी which studies the behavior of aggregates of the economy as a whole, right? So यहाँ पे सारी लार्जर चीजें आएंगी। तो अगर यहाँ पे हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक कमोडिटी का प्राइस पढ़ा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में सारे प्राइसेस हम इकट्ठे ले लेते हैं, ठीक है, राइट। आई होप यू आर क्लियर विद द बेसिक मीनिंग ऑफ इट, ठीक। दूसरा हमारा पॉइंट आता है टूल्स, ठीक है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स, द टूल्स विच वी टॉक अबाउट, जो भी मैंने आपको थोड़ा सा जब ब्रीफ एक्सप्लेन पहले किया था, आई टॉक्ड अबाउट डिमांड एंड सप्लाई, राइट। तो डिमांड के बारे में आप अपने यूनिट 2 में पढ़ेंगे जब कंज्यूमर की स्टडी होगी। सप्लाई आप पढ़ेंगे तीसरे यूनिट में, सो व्हेन वी स्टडी द प्रोड्यूसर। और ये दोनों मिलके क्या करते हैं? दे डिटरमिन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, विच वील टॉक अबाउट इन द थर्ड पॉइंट, राइट। सो डिमांड एंड सप्लाई आर द टू टूल्स इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स बच्चों एग्रीगेट से डील करती है, तो नाम में ही जुड़ गया। इसके टूल्स क्या है? एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। इसकी ज्यादा हम बात नहीं कर सकते, बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका ऑल टुगेदर 12th क्लास में आता है, तो वहां पे इसके ऊपर एक पूरा यूनिट है, तब इसको आप डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। सो दैट वाज पॉइंट नंबर 2। नाउ कम टू पॉइंट नंबर 3, बेसिक ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पे हमारा एम या ऑब्जेक्टिव क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे मैंने आपको कहा, सेकेंड यूनिट में कंज्यूमर पढ़ा, तीसरे में प्रोड्यूसर पढ़ा, डिमांड और सप्लाई को जोड़ के चौथे यूनिट में जाके हम प्राइस डिटरमिन करेंगे थ्रू दीज मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, एंड दैट इज द होल सोल एम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। तो प्राइस डिटरमिन करना एम है, और इसीलिए हम इसको प्राइस थियरी भी बोलते हैं, ठीक है। So microeconomics aims to determine price of a commodity or factors of production। अब आपके सिलेबस के हिसाब से वी आर जस्ट कन्फाइनिंग ourselves to price of a commodity, ठीक है। तो हम यहां तक मार्क कर लेते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का एम क्या है बेटा? मैक्रो इकोनॉमिक्स का एम लार्जली इज टू डिटरमिन द लेवल और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो नेशनल इनकम कितनी होनी चाहिए? नेशनल इनकम इज इकोनॉमी की इनकम इन वेरी ब्रीफ टर्म्स, राइट। तो इकोनॉमी की इनकम कितनी होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट लेवल कितना होना चाहिए, दैट इज द वेरी एम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। सो इट एम्स टू डिटरमिन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी, और इसको आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसको डिटरमिन करने के लिए भी यूज द टूल्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। आई होप यू आर क्लियर विद दीज 3 पॉइंट्स, राइट। चौथा पॉइंट आपका नाम में ही आ जाता है, बेसिक जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसी से डिराइव है। सो द फोर्थ पॉइंट इफ आई टॉक अबाउट, दैट्स ऑन द नेक्स्ट पेज, यही बता देती हूँ। यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स का एम क्या है? टू डिटरमिन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, इसीलिए इसको प्राइस थियरी भी बोलते हैं। दैट वाज ऑलरेडी गिवन जब हमने ऊपर नाम भी लिया था। मैक्रो इकोनॉमिक्स का एम क्या है बच्चों? टू डिटरमिन द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल, राइट। सो इसलिए इसको इनकम थियरी भी बोलते हैं, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी, ठीक है। सो लेट अस मार्क द फोर्थ पॉइंट एज वेल, सो दैट्स गिवन ओवर हियर, राइट। सो अगर आप यहाँ पे देखें, दैट्स योर फोर्थ पॉइंट, इसको मार्क कर लेना, अदर नेम, ठीक है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थियरी, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी, राइट। सो 4 पॉइंट्स मोर देन सफिशिएंट। 4 नंबर का क्वेश्चन हद से हद इस पे आएगा, तो आप 4 डिफरेंसेस कर सकते हो, ठीक है। लुक एट द एग्जांपल्स नाउ। माइक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे हमने कहा, सब कुछ इंडिविजुअल, राइट। सो दैट्स इन फ्रंट ऑफ यू, इंडिविजुअल इनकम। एक इंडिविजुअल की इनकम माइक्रो में आएगी, पर अगर मैं नेशनल इनकम बोल दूं, किसी इकोनॉमी की इनकम, तो वो क्या हो गई? एग्रीगेट, दैट विल कम अंडर मैक्रो, राइट। इंडिविजुअल आउटपुट, सो इंडिविजुअल इनकम
individual output. Similarly, if I talk about the price of a commodity, single commodity, तो वो क्या हो गया? That is nothing but microeconomics, right? Macroeconomics. Macro में क्या आया? National income, national output, right? और your general price level, ठीक है? तो ये सारे क्या हो गए? Macro variables, right? So I hope you are clear with the difference between micro and macro. ठीक है? अब नेक्स्ट चीज पे आ जाओ. अब ये दिस मे बी आस्क्ड एज अ स्मॉलर क्वेश्चन, राइट? तो पढ़ लेते हैं यहाँ पे. से मैक्सिमम फॉर अ 3 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है? इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. अब हमने माइक्रो पढ़ा, हमने मैक्रो पढ़ा, दोनों को समझा. माइक्रो मतलब इंडिविजुअल्स की स्टडी और मैक्रो मतलब एग्रीगेट्स की स्टडी. है दोनों इकोनॉमिक्स का हिस्सा, दोनों एक इकोनॉमी के ही वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं, चाहे इंडिविजुअल चाहे एग्रीगेट. तो क्या ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं? आर दे अलूफ? आर दे टोटली सेपरेट फ्रॉम ईच अदर? बिल्कुल भी नहीं. दोनों इकोनॉमिक्स में आते हैं, दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं. कैसे? अगर लॉजिकली सबसे पहले ही बोलो, माइक्रो इज इंडिविजुअल्स, राइट? इंडिविजुअल्स को जोड़ के ही तो इकोनॉमी बनी, एक लार्जर पिक्चर बनेगी. तो मैक्रो वेरिएबल अगर हम निकालें, ठीक है, अगर मैं जैसे ऊपर नेशनल इनकम हमने कहा मैक्रो वेरिएबल है, इंडिविजुअल इनकम माइक्रो वेरिएबल है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे. तो अगर मुझे सिंपल सी भाषा में एक नेशन की इनकम निकालनी है, तो मैं क्या करूं? सारे इंडिविजुअल्स को की इनकम को जोड़ दूंगी, ऐड कर दूंगी, तो मेरे पास नेशन की इनकम आ जाएगी. ठीक है? सिमिलरली अगर मैं सारे इंडिविजुअल्स की डिमांड को जोड़ूं या इंडिविजुअल्स जो प्रोड्यूसर्स उनकी सप्लाई को जोड़ूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? आई विल गेट से एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, राइट? तो दैट इज द रीजन वी आर ट्राइंग टू से ओवर हियर, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स बच्चों इंडिपेंडेंट नहीं है, दे आर इंटरडिपेंडेंट, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, राइट? तो यहाँ पे मार्क करेंगे. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, हाउएवर बोथ आर इंटरडिपेंडेंट. ठीक है? किस तरीके से? लेट अस सी. सो यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू ही हम एक्सप्लेन करेंगे और अब वही लिखेंगे पेपर में. ठीक है? सो माइक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड्स ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इज इंडिविजुअल, मैक्रो इज एग्रीगेट, राइट? तो इंडिविजुअल्स एग्रीगेट उस पे कैसे डिपेंड कर रहे हैं? लुक एट द एग्जांपल. लॉ ऑफ डिमांड जो आपने भी नहीं पढ़ी, आई जस्ट एक्सप्लेन यू इन वेरी ब्रीफ. लॉ ऑफ डिमांड केम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ द बिहेवियर ऑफ अ ग्रुप और एग्रीगेट ऑफ पीपल. तो अगर हम किसी भी वैसे लॉ या थ्योरी की बात करते हैं, लॉ ऑफ डिमांड आपको बताती है जो कहीं ना कहीं आपको पता होगा, बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी. प्राइस किसी चीज का कम हो जाता है, कोई चीज सस्ती हो जाती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, हम ज्यादा खरीदते हैं सस्ती चीज को, है ना, जब प्राइस कम हो गया. सिमिलरली इफ आई से प्राइस बढ़ गया, तो हम अपनी जो डिमांड है वो कम कर देते हैं, वी बाय लेस, राइट? तो लॉ ऑफ डिमांड जब हमने किसी ने निकाली, ठीक है, दैट दैट इज अ लॉ इन इकोनॉमिक्स. तो अगर हमने ये कंक्लूजन निकाला कि प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड कम हो जाएगी या दी अदर वे अराउंड, तो वो किस बेसिस पे निकला होगा? हमने कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को स्टडी किया एंड देयर बाय वी केम एट अ कंक्लूजन, और तभी हमने लॉ बनाई. और ये लॉ ऑफ डिमांड पढ़ी जाती है, आपके सेकेंड यूनिट में आएगी. ठीक है? जब हम डिमांड पढ़ेंगे, तो वही हम यहाँ पे कह रहे हैं. लॉ ऑफ डिमांड विच इज स्टडीड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स came into existence from the analysis of the behavior of a group or aggregate of people, right? So that becomes macro variable. ठीक है? सेकेंड वन, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. अभी याद करो, बार बार ये मैंने एग्जांपल आपको पहले भी दिया था. एक कमोडिटी का प्राइस माइक्रो में आएगा, ठीक है, इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द जनरल प्राइस लेवल प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी. जनरल प्राइस लेवल आई स्पोक अबाउट व्हेन वी डिड मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है? तो जनरल प्राइस लेवल से इंडिविजुअल का प्राइस इफेक्ट होगा, बिल्कुल होगा. अगर मैं कहूँ जनरल प्राइस लेवल से बढ़ रहा है, देर इज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, महंगाई दर बढ़ रही है इकोनॉमी में, तो उसका फर्क पड़ेगा ना ऑब्वियसली. तो अगर महंगाई बढ़ रही है, हो सकता है रॉ मटेरियल उसकी वजह से महंगा हो गया, तो जो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है उसका रॉ मटेरियल महंगा हो गया, तो वो क्या करेगा? जैसे फ्यूल प्राइसेस बढ़ गए, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गए, राइट? सो वो क्या करेगा? उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, तो वो अपनी कमोडिटी का जो प्राइस है वो बढ़ा देगा. ठीक है? सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से ओवर हियर.
तो हमने यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए और हमने कहा कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम स्टडी कर रहे हैं, दे आर बीइंग अफेक्टेड, दे आर डिपेंडेंट ऑन द मैक्रो वेरिएबल्स। ठीक है। Similarly, on the other side, reverse, macroeconomics depends on microeconomics. जैसे मैंने आपको कहा, macro is large, is aggregate, individuals को जोड़ के ही aggregate बनेगा। ठीक है। So you have again two examples in front of you. National income of a country is nothing but the sum total of incomes of individual units of the country, right? तो यही मैंने आपको explain किया। और so national income, which is a macro variable, is being derived through the individual incomes, which is studied in microeconomics, right? सेकेंड एग्जाम्पल, एग्रीगेट डिमांड। इसकी बात मैंने पहले कर दी थी ऑलरेडी। एग्रीगेट डिमांड डिपेंड्स अपॉन द डिमांड ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है। तो जब इंडिविजुअल हाउस होल्ड की डिमांड को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास एग्रीगेट डिमांड आ जाएगा, विच वी स्टडी अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। आई होप बच्चों वी आर क्लियर विद हाउ दीज टू थियरीज, माइक्रो एंड मैक्रो, आर इंटरडिपेंडेंट, राइट। ठीक है। तो दैट मेक्स इट अ स्मॉलर क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन। अब ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स। ठीक है। तो आई एम जस्ट स्किपिंग ओवर। आपके पास बच्चों अगर नया एडिशन होगा बुक का तो आपके चैप्टर के अंदर ही होगा। मेरा पुराना एडिशन है, राइट। तो आई हैव दिस टॉपिक जो मैं आपको भी कराने लगी हूँ इन द पावर बूस्ट। सो द टॉपिक का नेम इज पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो हम दो किस्म से इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं। वन थिंग आई टॉक्ड अबाउट इज माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। द अदर थिंग विच वी आर गोइंग टू डू नाउ इज पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। यहाँ पे भी बच्चों एक नंबर का एमसीक्यू भी बन सकता है। आपको सिचुएशन दी और आपको पूछें क्या ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आएगा या नेगेटिव नॉर्मेटिव में आएगा, या फिर आपको डायरेक्ट डिफरेंस वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है। तो इधर अ 1 मार्कर और 3 मार्कर लाइकली क्वेश्चंस, राइट। तो पहले वाले पे आ जाए, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम सारी ऐसी चीजों की बात करते हैं जो एक्चुअली में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही हैं या जिस तरीके से उनको सॉल्व किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से, फिर से वही चीज बोलूंगी, अगर मैं कहूं पेट्रोल प्राइसेस हैव बीन इंक्रीजिंग, राइट, तो ये मैं एक फैक्ट स्टेट कर रही हूँ। ठीक है। कि बिकॉज ऑफ वॉट एवर इज गोइंग अराउंड, राइट, सो between say US and Iran, because of all those things, all those happenings, globally the petrol prices are increasing. तो that is a fact, factual information है। ठीक है। तो जब हम फैक्ट स्टेट करते हैं उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, उसके लिए हम डेटा प्रेजेंट कर सकते हैं, तो दैट ऑल कम्स अंडर व्हाट वी स्टडी एज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है। बट अगर मैं कहूं नॉर्मेटिव, नॉर्मेटिव मतलब वी टॉक अबाउट आवर ओपिनियंस, मैं जजमेंट दे दूं तो मैं कहूं पेट्रोल प्राइसेस शुड बी से कंट्रोल्ड, राइट, या इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया शुड बी कंट्रोल्ड, गवर्नमेंट शुड टेक सर्टेन मेजर्स, राइट। तो हम यहाँ पे ओपिनियंस या जजमेंट्स देते हैं कि ये होना चाहिए। ठीक है। तो वहां पे फैक्ट्स नहीं है, यहाँ पे ओपिनियंस है नॉर्मेटिव में। पर जहां पे हम फैक्ट्स दे रहे हैं, एक्चुअल सॉल्यूशंस या एक्चुअल प्रॉब्लम्स, सो दे ऑल आर अंडर व्हाट वी कॉल एज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मीनिंग, यहाँ पे भी 4 पॉइंट्स आपको मार्क कराऊंगी। तीन का क्वेश्चन मोस्ट लाइकली, तीन से ज्यादा का आता नहीं है, बट स्टिल वील डू 4 पॉइंट्स। सो फर्स्ट ऑलवेज द मीनिंग, राइट। तो मीनिंग क्या है बच्चों यहाँ पे? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इट डील्स विद व्हाट इज और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व्ड। तो यही मैंने आपको कहा कि एक्चुअली में क्या है, व्हाट इज और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व्ड, राइट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द रियलिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स। Normative economics, on the other hand, deals with what ought to be or should be or how the economic problems should be solved. तो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक, अगर आपको 4 ऑप्शंस दिए और आपसे पूछा जाए एमसीक्यू में कि पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव है,
तो एक तो चीज मेरे को साफ देख के समझ आ जाए कि जहां पे इज है या आर, राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज, प्राइस इज, प्राइसेस हैव रिजन, प्राइसेस आर इंक्रीजिंग। तो जहां पे हम इस चीज की बात करें पॉजिटिव हो गया। जैसे ही मैं शुड या ऑट टू देखूं वो मेरा क्या हो गया, नॉर्मेटिव। ठीक है, ये होना चाहिए, हम आइडियल की बात कर रहे हैं, राइट। सेकेंड वन, जो मैंने आपको पहले भी कहा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फैक्ट्स की बात करते हैं, एक्चुअल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, सॉल्यूशंस की, तो हम इनको वेरीफाई कर सकते हैं। बट नॉर्मेटिव इज ऑल अबाउट जजमेंट्स, इज ऑल अबाउट ओपिनियंस, तो उसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, इट कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा। ठीक है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा, इसको वेरीफाई नहीं कर सकते बिकॉज ये ओपिनियंस है, राइट। थर्ड वन, पर्पस, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द एम ओवर हियर। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम क्या कर रहे हैं, वी आर मेकिंग रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जैसे मैंने आपको कहा, राइट, एम्प्लॉयमेंट हैज बीन इंक्रीजिंग, आई एम स्टेटिंग अ फैक्ट, इसको मैं डेटा के थ्रू भी वेरीफाई कर सकती हूँ, एंड वी आर गिविंग अ रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी इकोनॉमिक से इवेंट और एन एक्टिविटी, राइट। नॉर्मेटिव में हम क्या कर रहे हैं, आइडियल्स। ठीक है, तो वी एम टू डिटरमिन दी आइडियल्स, ये होना चाहिए। गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स टू रिड्यूस द प्राइसेस, राइट। तो यहाँ पे हम आइडियल की बात कर रहे हैं। ठीक है, फोर्थ वन, सो लेट अस मार्क दिस पॉइंट एज द फोर्थ वन, वैल्यू जजमेंट, क्योंकि ये सजेस्टिव वाला पॉइंट भी इसी में आ जाएगा। वैल्यू जजमेंट, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट रियलिटी, इज ऑल अबाउट फैक्ट्स, यहाँ पे जजमेंट नहीं है। जजमेंट कहाँ पे आएगी, ओपिनियंस कहाँ पे आएंगे, व्हेन वी टॉक अबाउट दी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स देखें यहाँ पे, इट डज नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट्स, राइट। However, when we talk about the normative economics, it gives value judgments. आई होप बच्चों वी आर क्लियर विद द 4 पॉइंट्स डिफरेंस के जो हमने किए, मीनिंग समझ आ गया होगा। ठीक है, एग्जांपल्स देख लें एक बार, हालांकि हमने साथ साथ डिस्कस किए, बट स्टिल द टू एग्जांपल्स व्हिच आर गिवन ओवर हियर। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में देखो, prices in the Indian economy are constantly rising, we are stating a fact। ठीक है, दूसरा, there are inequalities of income in our economy, right। तो दोनों में हम इतना जज कर पा रहे हैं कि हमें फैक्ट स्टेट कर रखा है, एक प्रॉब्लम दे रखी है, तो वो हमारा क्या बन जाता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, नॉर्मेटिव एग्जांपल देखो, इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस, तो क्या करना चाहिए, दैट मेक्स इट नॉर्मेटिव। इनकम इनइक्वालिटीज शुड बी रिड्यूस्ड। ठीक है, तो वही आपको कहा, जैसे शुड भी देखो और टू भी देखो, दैट मेक्स इट नॉर्मेटिव, राइट। आई होप बच्चों यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा, वी आर एब्सोल्युटली क्लियर विद पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, ओके, सो विद दैट नाउ लेट अस कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। अब मैं चैप्टर में वापस आ जाती हूँ, आप, आई होप आप चैप्टर में ही होंगे। ठीक है, सो कमिंग बैक टू द चैप्टर नाउ, द नेक्स्ट टॉपिक अंडर कंसिडरेशन इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अभी हमारा एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एंड दैट इज इजिली फॉर 3 मार्क्स, राइट। सो ये आपका ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक आपने यहाँ पढ़ा और ये यहीं पे खत्म हो गया, दैट विल बी कमिंग इन दी नेक्स्ट टॉपिक एज वेल, राइट। तो इसको याद रखना। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसको इंपॉर्टेंट करके मार्क करें, इंपॉर्टेंट से फॉर 3 मार्क का क्वेश्चन, राइट। यहाँ पे न्यूमेरिकल भी आता है, वो थोड़ा बाद में करेंगे, अभी आई एम जस्ट गिविंग आउट दी कंसेप्ट टू यू, राइट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पहली चीज बच्चों यहाँ पे सिर्फ ये बताऊंगी, सीधा नाम में कॉस्ट आ रहा है, तो कॉस्ट सुनते ही दिमाग में एक चीज आपके आ सकती है जो हम कॉमन पार्लेंस में बोलते हैं, कोई लेमैन टर्म्स में, कॉस्ट मींस जो हम अपनी जेब से पैसा दे रहे हैं, वे इनकरिंग कॉस्ट, राइट। यहाँ पे हम ऐसा कोई पैसा नहीं दे रहे। ठीक है, opportunity cost is simply your opportunity lost, ये समझने के लिए। ठीक है, opportunity lost और से a sacrifice, ठीक है, उसकी वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल आई कम टू द डेफिनेशन, पहले सिर्फ आपको बता रही हूँ,
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब सैक्रिफाइस इन सिंपल टर्म्स, समझने के लिए हमेशा इस चीज को याद रखना, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ 10th के बाद आपके पास ब्रॉडली तीन ऑप्शंस थी, यू हैड ऑप्शन टू चूज से साइंस स्ट्रीम, यू हैड द ऑप्शन टू चूज से कॉमर्स, और डिटेल में मैं नहीं जा रही, विद मैथ्स विदाउट मैथ्स वट एवर, राइट, एंड ह्यूमैनिटीज, ठीक है। So you had these three broad options, right? Science, commerce, and humanities. Or let me assume you took commerce. ठीक। अब अगर मैं कहूं आपने कॉमर्स चूज की, probably that was the best alternative. You had three opportunities या three options, आपने अपने लिए बेस्ट चूज किया, फॉर एग्जाम्पल कॉमर्स, ठीक है। तो कॉमर्स को चूज करने में आपने दो ऑप्शंस छोड़ी ना, तीनों स्ट्रीम तो इकट्ठे नहीं पढ़ सकते या दो स्ट्रीम इकट्ठे नहीं पढ़ सकते। तो आपने अगर इसको चूज किया, तो ये चूज करने में आपने दो ऑप्शंस, दो अपॉर्चुनिटीज को लूज किया, यू हैव सैक्रिफाइस, राइट। तो व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव? तो कॉमर्स आपके लिए सबसे अच्छा था, सेकंड बेस्ट फॉर एग्जांपल से वो साइंस, राइट, दिस वाज सेकंड बेस्ट, ठीक है। तो जो सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव की अपॉर्चुनिटी की जो वैल्यू है, दैट इज नथिंग बट व्हाट वी कॉल एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक। तो एक बार डेफिनेशन देखें, देन वील कम टू अनदर एग्जांपल। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगॉन, ठीक है। और आई कैन इवन राइट दिस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगॉन। अब इस डेफिनेशन को बच्चों यहाँ पे दोबारा एक बार देखो, आपने जो चूज किया, अगर कॉमर्स चूज किया, दैट इज द बेस्ट फॉर यू। नेक्स्ट बेस्ट, इसके बाद जो अगला बेस्ट था, सेकंड बेस्ट, वो कौन सा था? साइंस, राइट। तो उसकी जो वैल्यू है, दैट इज नथिंग बट योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ पे एग्जाम्पल ये वाला देखो, फॉर एग्जाम्पल सपोज यू आर वर्किंग इन अ बैंक एट द सैलरी ऑफ ₹40,000 पर मंथ, ये सिचुएशन आपको दे रखी है। फर्दर यू रिसीव टू मोर जॉब ऑफर्स, 40,000 की सैलरी पे आप काम कर रहे हो, आपके पास दो जॉब ऑफर्स और हैं, टू वर्क एज एन एग्जीक्यूटिव एट 30,000 पर मंथ, और टू बिकम अ जर्नलिस्ट एट 35,000 पर मंथ। 40,000 आप ऑलरेडी ले रहे हो, वो आपके लिए बेस्ट है। सेकंड बेस्ट क्या है? 30,000 या 35,000? ऑब्वियसली 35,000, राइट। सो 35,000 इज योर सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव, बट इस नौकरी को करने के लिए आप उसको फोरगो कर रहे हो, सारी नौकरियां इकट्ठे तो नहीं कर सकते, एक बारी में एक करी, ठीक है, दूसरी वाली छोड़ दी, जो दूसरे नंबर वाली छोड़ी उसकी जो वैल्यू है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक, बिकॉज दैट्स अ सैक्रिफाइस, राइट। So in the given case, the opportunity cost of working in the bank is the cost of next best alternative foregone, that is 35,000. ठीक है, I hope we are clear with this, right? So ये वाला एस्पेक्ट अभी मैं नहीं डिस्कस कर रही, दी अमाउंट ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज, दिस कम्स अ बिट लेटर इन द नेक्स्ट टॉपिक। आई होप बच्चों वी आर क्लियर विद द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट, ठीक है। डेफिनेशन प्लीज बुक की ही करेंगे, बार बार आई हैव सेड दिस, डेफिनेशन अपनी नहीं बनानी। अगर आपको 3 नंबर का आ जाता है सीधा क्वेश्चन से, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट, तो ऑब्वियसली बात है सबसे पहले आप डेफिनेशन देंगे, तो 1 नंबर की डेफिनेशन हो जाती है। देन we explain this concept always with the help of an example। तो जैसे आपको यहाँ पे एग्जाम्पल ही दे रखा है ना, तो प्रॉपर तरीके से आप एग्जाम्पल देंगे और एंड में उसको कंक्लूड भी करेंगे कि ये वाली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। 3 में से 3 वैल्यू जो आपने दी, एक वैल्यू आपको बतानी है कि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो इस एक्सप्लेनेशन कम एग्जाम्पल के आपके 2 नंबर हो, ठीक है। सो दैट मेक्स इट 3 marks। I hope we are clear with this, right? So that was the concept of opportunity cost। अगर यहीं पे एक और एग्जाम्पल है, ये भी देख लो, ठीक है। सपोज
you have 20,000 rupees and you want to purchase one computer and a LCD TV, right? With 20,000 only in hand, you cannot have both. ठीक है, तो 20,000 काफी कम है कंप्यूटर और टीवी दोनों खरीदने के लिए. यू कैन ईदर बाय कंप्यूटर और एलसीडी टीवी, दोनों में से एक खरीद सकते हैं. इफ यू डिसाइड टू परचेज अ कंप्यूटर, यू हैव मेड योर चॉइस, आप कंप्यूटर खरीद रहे हो, तो कंप्यूटर खरीदोगे तो एलसीडी टीवी छोड़ना पड़ेगा, राइट? तो जो सैक्रिफाइस आपने किया, सैक्रिफाइस यहाँ पे क्या है, एलसीडी टीवी खरीदना और उसके थ्रू जो आपको एंजॉयमेंट मिलती है, राइट? यू हैव लॉस्ट आउट दैट अपॉर्चुनिटी, सो दैट purchase of your LCD TV is nothing but the opportunity cost. ठीक है? So if you decide to purchase computer, then the opportunity cost of choosing the computer is the cost of foregone satisfaction from LCD TV. ठीक है? तो सिंपल भाषा में हमेशा समझने के लिए, हमेशा याद रखने के लिए एक चीज बच्चों याद रखना कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नथिंग बट योर सैक्रिफाइस. ठीक है? और एक चीज चूज करेंगे, याद करो शुरुआत से जो हमने बिल्ड किया बार बार, रिसोर्सेज लिमिटेड है, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, इसलिए हमें चॉइस करनी पड़ती है. एंड द मोमेंट वी मेक वन चॉइस, वी टेंड टू लीव सम अदर अपॉर्चुनिटी और ऑल्टरनेटिव, राइट? तो जो सेकंड बेस्ट छोड़ा है वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चूजिंग द बेस्ट वन. ठीक है? आई होप बच्चों वी आर क्लियर विद व्हाट वी हैव डन टुडे, राइट? तो हमने 3 कंसेप्ट्स करे, ठीक है, आज की क्लास में. वी डिड माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट? एग्जाम्पल्स याद रखना, डिफरेंस याद रखना. वी डिड पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, वहां पे भी एग्जाम्पल्स एंड डिफरेंसेस. एंड वी हैव डन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है? सो इन द नेक्स्ट क्लास वील कंटिन्यू फर्दर. अब इसका हमारा लास्ट टॉपिक बचा है जो हम अगली क्लास में करेंगे और ये यूनिट को खत्म भी करेंगे. ठीक है? सो आई विल सी यू in the next lecture. Thank you so much.